नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चोल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोल वंश का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह संगम साहित्य में हमें मिलता है। किसमें? संगम साहित्य में हमें मिलता है। और लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी, लगभग 850 ईस्वी के समथिंग विजयालय ने चोल वंश की स्थापना करी थी। वह जो है, यह जो विजयालय था यह पल्लवों का एक तरीके से सामंत था। जो पल्लव वंश के राजा थे उनके एक तरीके से ये सामंत थे। और पांड्य राजाओं की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? इसने तंजौर पर जो है वह अधिकार कर लिया था और स्वतंत्र जो है चोल वंश का राजा बन गया था। उसने तंजय कोंड तथा नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। 2 उपाधि इसने धारण की थी, उसका नाम आप नोट कर सकते हो। इन्होंने तंजय कोंड तथा नरकेसरी की, इन दोनों की इसने उपाधि धारण की थी। तथा तंजौर जिसके ऊपर इसने मतलब अपना अधिकार स्थापित किया था तंजौर में, इसने तंजौर में दुर्गा मंदिर की भी स्थापना करी। किसकी? दुर्गा मंदिर की जो है इसने स्थापना भी करी। उसने तंजौर को ही अपनी राजधानी भी बनाया था। किसको? तंजौर को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोलों की राजधानी क्या थी। तो चोलों की जो राजधानी थी, मैंने बताया था, वह राजधानी कौन थी? वह राजधानी थी तंजौर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वह किनके किनके बीच हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था वह चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग 949 ईस्वी के समथिंग राष्ट्रकूट के नरेश थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कृष्ण तृतीय। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कृष्ण तृतीय। इन्होंने चोल शासक एक थे जिनका नाम था परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरीके से इन्होंने पराजित किया था। और राष्ट्रकूटों को यह विजय जो है वह अपने सेनापति, इनके 2 सेनापति थे जिनका नाम क्या था? एक का नाम था मडलेर और दूसरे का नाम था गंगराज भुगुत। इन दोनों की सहायता से मिली ये जो विजय है। और चोल युवराज जो थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था राजादित्य। इस युद्ध में जो है वह मारा भी गया था। और चोल राज्य को जीतता हुआ जो कृष्ण तृतीय जो था वह रामेश्वरम तक जा पहुंचा था और उसने वहां पर एक विजय स्तंभ भी स्थापित किया था। क्या? उसने एक विजय स्तंभ भी जो है वहां पे स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन दिए गए हैं? पहला कथन है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो यह बात जो है यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। ये भी जो कथन है वह सही है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? वह परांतक प्रथम था। वह कौन था? वह परांतक प्रथम था। इन्होंने सर्वप्रथम मदुरा, एक जगह है जिसका नाम है मदुरा के पांड्य राजा को हराकर एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का क्या नाम था? उस उपाधि का नाम था मदुरै कोंड। कौन सी उपाधि धारण की थी? मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। और इसने जो है एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था वेल्लूर के युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम है? उस युद्ध का नाम है वेल्लोर का युद्ध। इसने वेल्लोर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की जो है वह संयुक्त सेना को इसने हराया भी था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि
राज प्रथम ने पांड्य एवं केरल को हराने के बाद श्रीलंका को भी हराया था। और उस समय श्रीलंका का जो शासक था ना, उसका नाम था महेंद्र पंचम। और श्रीलंका के उत्तरी भाग को साम्राज्य में मिलाकर उसे एक नाम दिया जिसका नाम था मामुंडी चोल मंडलम। क्या नाम था उसका? मामुंडी चोल मंडलम। ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजेंद्र प्रथम ने कडाराम तथा श्री विजय के जो शैलेंद्र वंश के शासक थे, साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को भी पराजित इसने किया था। और कडारम विजय का जो उद्देश्य था वह व्यापारिक तथा औपनिवेशिक विस्तार दोनों का था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था वह कौन था? वह था चोल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसके 3 अंग थे। जिसके 3 अंग थे। 3 अंग कौन कौन से थे? पहले अंग का नाम था गज सेना। पहले अंग का नाम था गज सेना। दूसरे अंग का नाम था अश्वारोही सेना। दूसरे अंग का क्या नाम है? अश्वारोही सेना। और तीसरे अंग का नाम है पैदल सेना। पैदल सेना। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? जो पैदल सेना है वह सामान्यतः भालों से लैस होती थी, मतलब भाले उनके पास रहते थे। और चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका आधिपत्य जो है वह मालाबार तट में और कोरोमंडल तट पर इनका अधिकार था एक तरीके से। कुछ समय तक यह नौसेना जो है वह बंगाल की खाड़ी पर भी बिल्कुल छाई हुई थी। वहाँ पे भी कुछ होता था तो यही लोग करते थे। और उसके बाद राजा प्रथम ने नौसेना को सर्वप्रथम गठित किया था, ये भी आप याद कर सकते हैं। तथा उसने एक जगह है जिसका नाम है त्रिवेंद्रम। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में चेर जो है वह नौसेना को परास्त कर दिया और क्विलोन पर आक्रमण कर दिया। किस पर? क्विलोन पर इसने आक्रमण कर दिया। और उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया तथा उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। तथा उसका नाम जो है वह नाम रख दिया, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मामुंडी चोल मंडलम रखा। एवं पोलोन रुआ को राजधानी भी बनाया। और बाद में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय भी प्राप्त करी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना जो है प्रारंभ की थी? वह था राजा प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी थी। तो वह कौन था? वह था राजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो किन्हें यह श्रेय दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज प्रथम जो था इसकी मृत्यु के बाद उसका एक योग्य पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है वह सम्राट बना और फिर उसने अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति जो थी उसको इसने आगे बढ़ाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तरी पूर्वी भारत में जहाँ पे गंगा घाटी है वहाँ पर इसने आक्रमण भी किया। तथा पाल शासक जो थे उनका नाम महीपाल था। पाल के जो शासक थे उनका नाम महीपाल था। महीपाल को भी पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? उस उपाधि का क्या नाम था? उस उपाधि का नाम था गंगय कोंड। उस उपाधि का नाम था गंगय कोंड की उपाधि जो है इसने धारण की। तथा एक राजधानी की भी स्थापना करी जिस राजधानी का नाम था गंगय कोंड चोलपुरम। गंगय कोंड चोलपुरम आप नाम नोट कर सकते हैं। ये नामक जो है इसने राजधानी की स्थापना भी करी थी। और नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया। क्या नाम है? चोल गंगम। चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी इसने निर्माण करवाया था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक ताम्रपत्र मिला है हमें जिसका नाम है तिरुवालंडू। नाम थोड़ा सा टफ है, आप नोट कर सकते हैं, तिरुवालंगाड़ू। ये जो ताम्रपत्र लेख से राजेंद्र प्रथम के
उत्तरी पूर्वी अभियान की जो जानकारी है वह हमें प्राप्त होती है। और चोल शासक जो थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, इन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पेगू जो कि बर्मा का है, एक अराकान आदि पर विजय प्राप्त कर उसे चोल झील का जो है वह स्वरूप प्रदान किया। इसने सिलोन, सिलोन मतलब, सिलोन का मतलब जो कि श्रीलंका में स्थित है, सिलोन को भी पूर्ण रूप से इसने विजित भी किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है वह किन्होंने करी थी। तो इसकी स्थापना जो है वह करी थी राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था। वह जो था वह राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। सीलोन पर किसने विजय प्राप्त की थी, वह था राजेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया। वह कौन था, तो उस राजा का नाम है कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूर्वी चालुक्य वंशीय जो राजा थे जिनका नाम था राजेंद्र द्वितीय, ये जो थे ये कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल सम्राट का सम्राट बना था, चोल साम्राज्य का सम्राट जो है यह बना था। वह चोल शासक जो था राजेंद्र प्रथम, क्या नाम था, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का यह प्रपौत्र था, मतलब पौत्र का भी बेटा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम, ये जो नाम पहले दे रखा है, कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत भी हुई थी। उसका शासनकाल जो था वह बहुत शांति का शासनकाल था, उसने ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं किए थे। और फिर उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में ही पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का जो विरोध है वह विक्रमादित्य 6 ने किया था, किंतु उसे युद्ध में पराजित भी होना पड़ा था। फिर उसके बाद कुलोत्तुंग के समय श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम है विजय बाहु, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था विजय बाहु, विजय बाहु। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया था, मतलब ज़्यादा हो हल्ला नहीं किया था, ठीक है। तथा अपनी पुत्री का जो विवाह है वह श्रीलंका के राजकुमार, एक नाम है आप नोट कर सकते हैं राजकुमार का, वीरम्पे रुमाल, वीरम्पे रुमाल, इसके साथ इनका जो है इसने विवाह करवा दिया अपनी पुत्री का। इसकी जानकारी जो है वह हमें एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश टीका, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महावंश टीका, इससे हमें यह जानकारी जो है वह मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने प्राप्त किया था। चोल साम्राज्य को जो प्राप्त किया था वह कौन था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मलिक काफूर ने समाप्त किया था चोल साम्राज्य को एक तरीके से। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन के सेनापति जो थे जिसका नाम मलिक काफूर था, इन्होंने समाप्त किया था, जिसको दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजा भी गया था। इसका उल्लेख जो है वह अमीर खुसरो जो उसके दरबारी कवि था उसकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह। इसमें इसका मतलब इसके बारे में इसका वर्णन किया भी गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। चोलों का जो राज्य था वह कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग पर फैला था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोलों के विषय में जो प्रथम जानकारी हमें मिलती है वह एक लेखक थे जिनका नाम था पाणिनि, जिनका नाम क्या था, पाणिनि। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से हमें इनके चोलों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत जो हैं, इस विषय के बारे में जो अन्य स्रोत हैं वह एक लेखक है जिनका नाम है कात्यायन, जिनका नाम है कात्यायन। कात्यायन ने
कुछ जो है वह टीका लिखा था या कुछ रचनाएं करी थी, जिसमें से कुछ रचनाओं के बारे में आप नाम नोट कर सकते हैं। एक वर्तिका था, वर्तिका के बाद एक महाभारत था, महाभारत के बाद एक संगम साहित्य भी था, एक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी भी था, एवं एक टालमी जो है, इसका भी उल्लेख जो है इसमें किया गया है। और जो चोल राज्य था वो संपूर्ण दक्षिण भारत, जैसे आधुनिक का जो अभी समय प्रेजेंट टाइम में जो कावेरी नदी घाटी है, वो जो संपूर्ण दक्षिण भारत था, मतलब उसमें कोरोमंडल भी आ जाता है, उसमें तिरुचिरापल्ली भी आता है, उसमें तंजौर भी आता है। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ तक इनका साम्राज्य जो है वो पूरा फैला हुआ था। और चोल राजा जो थे अपने उत्तराधिकारियों का जो चुनाव है अपने शासनकाल में ही कर लेते थे, ठीक है। और जो युवराज होते थे वह शासक राजाओं के अभिलेखों का प्रकाशन कराते थे तथा राजाज्ञाओं का पालन करवाने में नौकरशाहियों का मार्गदर्शन भी देते थे। और चोलों की जो प्रथम राजधानी थी वह उत्तरी मनलूर थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था उत्तरी मनलूर, ठीक है। और कालांतर में दो राजधानियाँ और बनी। एक राजधानी था उरैयूर और दूसरी राजधानी था तंजावुर, जिसको हम तंजौर भी बोलते हैं। ये भी एक बार राजधानी बनी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? किसके शासनकाल में ये होता था या चोल के शासनकाल में होता था? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध जो है वह कौन देखता था, या जो प्रबंध है वह देखता था स्त्री तथा पुरुष दोनों देखते थे? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जो है जिन शिलालेख में हैं वे कहाँ पर स्थित हैं? वे जो स्थित हैं वह उत्तरी मेरूर में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो चोल सम्राट था जिसका नाम था परांतक के शासनकाल में लगभग 12वें व 14वें वर्ष में प्रसिद्ध एक उल्लेख मिला है जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन के बारे में एवं ग्राम प्रशासन का समग्र जो चित्र की तरीके से जो वर्णन है वह हमें यहाँ से उपलब्ध होता है। और स्थानीय तथा ग्राम शासन प्रणाली जो है वह चोल मतलब जो द्रविड़ थे इन व्यवस्था की सर्वप्रथम विशिष्टता भी मानी जाती है। और चोल अभिलेख में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का जो है वह वर्णन किया गया है। पहली प्रकार की जो ग्राम सभा है उसका नाम है उर। दूसरी प्रकार की जो ग्राम सभा है उसको हम सभा बोलते हैं या उसको हम महासभा बोलते हैं। और जो तीसरा है उसका नाम है नगरम। तीसरा नाम क्या है? उसका नाम है नगरम। चोल काल में ग्राम सभा से संबंधित प्रमुख कार्य जो हैं वो कार्य समितियों के माध्यम से होता था, जिसे हम वारियम कहते थे। जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम वारियम कहते थे। क्या कहते थे? वारियम कहते थे। इसमें से एक है जिसका नाम है तोट वारियम। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तोट वारियम। तोट वारियम जो उद्यान है वह प्रशासन का कार्य जो है वह देखती थी। इसमें कुल कितने सदस्य होते थे? इसमें कुल 12 सदस्य होते थे। कितने? 12 सदस्य होते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उत्तर मेरूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है वह व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह कौन था? वह था चोल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो सूत्रपात किया था वह किन्होंने किया था? वह द्रविड़ों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसे निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य में गांवों की सभा का नाम दिया गया था? तो तीन प्रकार के मैंने नाम बताए थे, जिसमें से एक सभा भी था और एक उर भी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भी होगा और ऑप्शन नंबर सी भी होगा और ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान जो है वह प्रशासन का कार्य देखता था? कौन सा था जो प्रशासन का कार्य देखता था? वह देखता था तोट्टी वारियम।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन था? उसका नाम था मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ दक्षिण भारत का जो बाह्य व्यापार था वह भी काफ़ी विकसित था, और दक्षिण भारत में व्यापारियों के जो है वह निगम होते थे। व्यापारियों के स्थानीय संगठन को हम जो नाम देते थे उसको हम नगरम नाम देते थे, उसको हम नगरम नाम देते थे। इस प्रकार का जो संगठन होता था वह जो इसके जो प्रमाण हैं वो दो जगह से मिले हैं। एक कांची से इसके प्रमाण मिले हैं और एक मामल्लपुरम से इसके प्रमाण मिले हैं। मामल्लपुरम से इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। और व्यापारिक संगठन राजनीतिक गतिविधियों से उदासीन होकर अपना सारा समय जो है वह व्यापार में ही लगाते थे। वह किस में लगाते थे? व्यापार में ही लगाते थे। और लेखों से हमें ज्ञात भी होता है कि मणिग्रामम, नानादेशी, बलिंजियर, इंदमय, तेलिन, ये जो थे ये सब व्यापारिक संगठन थे। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वह महत्वपूर्ण कौन था? वह महत्वपूर्ण था नानादेशी नामक संगठन था। कौन सा? नानादेशी नामक संगठन जो है यह महत्वपूर्ण था, जिसे अय्यवों के एक नाम है, आप नाम नोट कर सकते हैं, अय्यवो लोपुर के 500 स्वामियों के नाम से जाना जाता था। और जो मैंने बताया था ना, क्या नाम बताया था? नानादेशी। नानादेशी जो था वो विदेशी व्यापार से संबंधित एक संस्था भी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संस्था जो है वह विदेशी व्यापार से संबंधित थी? कौन सी विदेशी व्यापार से संबंधित थी? वह थी नानादेशी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत की वणिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अय्यावोले वणिक श्रेणी मूलतः ऐहोल में स्थापित हुई थी, तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी में अंजुवन्नम वणिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिग्रामम वणिक श्रेणी बनाई गई थी, तो यह जो कथन है यह कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओनली वन करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक ही प्रकार के शिल्प अथवा व्यवसाय का अनुसरण करने वाले समूह को जो है हम श्रेणी बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। और श्रेणियों के उदय का एक कारण जो है वह डाकुओं से सुरक्षा भी माना जाता है। क्या? डाकुओं से सुरक्षा भी माना जाता है। और प्राचीन समय में व्यापारिक मार्ग जो थे वह असुरक्षित होते थे, अतः उन्होंने अपने कारवां जो साथ लेके चलते हैं ना बहुत से लोग, कारवां, उन्होंने अपने साथ कारवां बनाए। इसके अध्यक्ष को जो है वह सार्थवाह कहा जाता था। क्या? सार्थवाह जो है वह कहा जाता था। और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ श्रेणियाँ जो है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन का भी पूरा ध्यान रखती थी। और श्रेणियों द्वारा धार्मिक तथा लोक कल्याण के कार्य भी जो है वह किए जाते थे। और अर्थशास्त्र में श्रेणी बल का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में श्रेणी जो है, श्रेणी बल का भी जो है वह उल्लेख मिलता है। यह रक्षा तथा आक्रमण दोनों कार्यों के लिए होती थी। और दक्षिण के लेखों व साहित्य में नानादेशी, नगरम आदि श्रेणियों का जो है वह उल्लेख हमें मिलता है। और एक और श्रेणी है जिसका नाम है अंजुवन्नम, जिसका नाम है अंजुवन्नम। अन्नुवंजम नामक श्रेणी जो है वह मध्यकाल में दक्षिण भारत में सक्रिय विदेशी व्यापारी का समूह था जो मणिग्रामम श्रेणी तथा अय्यावोले नामक भारतीय श्रेणी के साथ व्यापारिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और जो मैंने अभी ये नाम बताया था ना, कौन सा? अंजुवन्नम। अंजुवन्नम जो है वह केरल एवं भारतीय तटीय इलाके में ही सक्रिय होते थे। और अय्यावोले जो दूसरा मैंने बताया था, अय्यावोले श्रेणी जो थी वह मूलतः ऐहोल जो बादामी के चालुक्यों का समय का जो शहर था ना वहाँ पे स्थापित था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 13वीं शताब्दी में मणिग्रामम व्यापारिक श्रेणी अय्यावोले वणिक श्रेणी में सम्मिलित हो गई थी। और चोल शासकों ने व्यापारिक उन्नति के लिए चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल जो है वह भेजा था। और सर्वप्रथम जो राज प्रथम था तथा जो राजेंद्र प्रथम था एवं जो कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल जो है वह भी भेजा था। और
कुलोत्तुंग प्रथम ने लगभग 1077 ईस्वी में लगभग 72 व्यापारियों का शिष्टमंडल जो है वह चीन भी भेजा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल जो है वह चीन भेजा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, राज। क्या है, राज इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, ये भेजे गए थे कुलोत्तुंग फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है कि चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप जो है वह सर्वाधिक विशिष्ट है। कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट था, वह था ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरांतक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोल राजवंश में राजराज प्रथम जो था, इसके द्वारा निर्मित तंजौर जो है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्प कला का सर्वोत्तम कृति हम मान सकते हैं। और बृहदेश्वर मंदिर में शिव जी का त्रिपुरांतक रूप सर्वाधिक विशिष्ट जो है वह माना जाता है। इस मंदिर में शिव जी के अन्य रूपों, जैसे उनके शिव जी के कई रूप थे ना, एक वीरभद्र जी का रूप था, एक कालांतक का रूप था, एक अर्धनारीश्वर का रूप था, एवं एक आलिंगना आदि जो रूप थे, इन रूपों को वहाँ पर बनाया गया है। और मंदिर के दीवारों पर हरिहर के बारे में, अदावलन के बारे में, गंगधारा आदि रूपों को भी बनाया गया है। और चोलों ने तंजौर तथा गंगैकोंड चोलपुरम और चिदम्बरम में भी मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक जगह है जिसका नाम है नाड़े घाट, जिसका नाम है नाड़े घाट। नाड़े घाट में चोलों का कोई मंदिर जो है हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है। किस एक का संबंध चोलों से है, तो मैंने बताया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का संबंध जो है वह चोलों से है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है। कौन सा बनाया गया मंदिर है, वह मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था। शिव मंदिर का निर्माण कहाँ पर नहीं किया गया था, तो मैंने बताया था नाड़े घाट में नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति जो है वह प्रायः कैसी बनी हुई है, वह चतुर्भुज टाइप में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थापत्य कला के साथ साथ तक्षण कला के क्षेत्र में भी चोल शासकों या कलाकारों ने सफलता जो है वह प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो निर्माण भी किया था। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां ही अधिक हमें मिलती हैं और धातु मूर्तियों में कांस्य मूर्तियों का निर्माण भी अधिक हुआ है। इसमें सर्वाधिक सुंदर मूर्तियाँ जो है वह नटराज जी की, मतलब शिव जी की कांस्य मूर्तियाँ हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हमें मिलती हैं, जो प्रायः चतुर्भुज हैं, जो चतुर्भुज टाइप की हैं वो मूर्तियां हमें मिली हैं। इसे विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना जो है वह माना जाता है। इस प्रकार जो है चोल मूर्ति कला जो है वह मुख्यतः वास्तुकला का ही सहायक थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो वह किसको माना जाता है, वह नटराज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तम था। वह कौन सा समुद्र पत्तम था, वह था मोरपल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो व्यापारियों का जो निगम था मैंने बता रखा था, वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी, मणिग्राम जो था वह व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।